नमस्कार दोस्तों। पिछला जो लेक्चर था हमारे जो पहले के जो 3 लेक्चर है उन तीनों लेक्चर में हमने समीकरण निकाय जिसको हल किया या जिसके बारे में अध्ययन किया वो था ax इक्वल्स टू 0। ax इक्वल्स टू 0 यानी आपकी जो बी मैट्रिक्स हुआ करती थी वो 0 थी और हमने उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उनको पढ़ा कि उसमें जब ax बराबर 0 होता है तो दो परिस्थितियां बनती है, या तो आपका अद्वितीय सॉल्यूशन आएगा मतलब सारे जीरो आएंगे, या फिर अनंत सॉल्यूशन आएगा। यानी सॉल्यूशन तो आपका आएगा, है ना। ये परिस्थिति हमने पढ़ी कि सॉल्यूशन तो आएगा आएगा, चाहे वो अनंत आए चाहे वो इकलौता आए। लेकिन अगर हम बराबर में 0 ना लें तो क्या होगा? तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ये जो लेक्चर सीरीज अब आगे बढ़ेगी 4, 5, 6, इन सारे लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर ax बराबर में 0 ना होकर कोई मैट्रिक्स b हो तो ऐसी परिस्थितियों में इस समीकरण निकाय के हल के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। तो ax बराबर b है और b यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि b 0 हो गया तो आप ये प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। बी प्रश्नावली जब आप स्टार्ट करेंगे आगे उसमें आप पढ़ने वाले ax बराबर b के लिए, और यहाँ पर आपको 3 स्थितियां मिलने वाली है। पहली स्थिति हो सकती है कि अद्वितीय हल हो, इकलौते सॉल्यूशन हो, इसके जो हल है वो इकलौते हो, अद्वितीय हल हो। नंबर 2 हो सकता है इसके अनंत हल हो, और तीसरी परिस्थिति जो पहले नहीं थी, कोई हल संभव ना हो, कोई हल संभव ना हो मतलब आंसर कोई भी आंसर नहीं आएगा, ना कोई एक्स आएगा, ना कोई वाई आएगा, ना कोई जेड आएगा। अगर 3 है या 4 है जो भी है उनका कोई मान नहीं आएगा। आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। अद्वितीय 2x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस 2y 7। अब इस समीकरण निकाय को आप सॉल्व कीजिए। एक ये ले लीजिए, यहाँ पे एक और देता हूँ, ये ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ एक और दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको सॉल्व कीजिए। तो पहली स्थिति में आ जाइए। पहली स्थिति में अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए, घटा दीजिए। 4x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 7। घटाने पर 2y कट गया, x बराबर आ गया 4 में से 7 गया माइनस का 3, अच्छा ये 8 हो गया, सॉरी 2 से गुणा करने पर ये 8 हो गया। 4x प्लस 2y प्लस 8, 8 में से 7 गया 1, तो x बराबर 1 आ गया। x का मान अगर हम 1 रखते हैं, y का मान निकालते हैं तो y का मान आता है 2। तो भाई साफ दिख रहा है कि इकलौता आंसर है, एक x का मान है और एक ही y का मान है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो इस समीकरण निकाय पे जाएं तो पता चलता है कि दो समीकरण है ही नहीं, ये तो एक ही समीकरण है। अगर इसमें 2 का भाग दे दूं मैं तो दोनों समीकरण एक बन जाएगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन ने बेवकूफ बनाया, 2 समीकरण देने के बजाय एक ही समीकरण दिए। अब आप एक समीकरण से 2 मान निकालेंगे तो भाई बहुत सारे मान आएंगे, बहुत सारे मान आने वाले। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2y बराबर 5 माइनस एक्स, वाई बराबर 5 माइनस एक्स बटा 2। अब आप x का मान रखते जाइए, y का मान आता जाएगा, है ना। और बहुत सारे आंसर आएंगे। सपोज कीजिए x का मान k ले लिया, x का मान k लेते y का मान आ जाएगा 5 माइनस k बटा 2। और कितने मान है? ये अनंत मान है। क्यों? k बराबर 1 लेने पर, 2 लेने पर, 3 लेने पर, 4 लेने पर, 1 बटा 2 लेने पर, 5 बटा 2 लेने पर, 7 बटा 4 लेने पर, डैश डैश लेते जाएंगे, राते जाएंगे, लेते जाएंगे, राते जाएंगे, तो अनंत उत्तर आएंगे। समझ गए बात? तो ये प्रॉब्लम होगी अनंत की। अब आ जाइए इस पे आते हैं। यहाँ पे तो समीकरण सेम नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि समीकरण सेम है तो यहाँ तो सेम नहीं है ना। क्यों? अब यहाँ तो नहीं कह सकते ना कि आप समीकरण बराबर है। क्यों? x प्लस 2y है, ठीक है, x प्लस 2y है, यहाँ 5 है, यहाँ 7, तो पूरे समीकरण बराबर नहीं है तो मतलब बराबर नहीं है ना। x और y के बराबर होने से थोड़ी बराबर होगी, इतना बराबर है तो बराबर है, पूरा बराबर नहीं है ना, तो समीकरण तो बराबर नहीं है। लेकिन अब होगा क्या? अब जब आप इन समीकरण को सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। ऐसी समीकरण को बेटा जब आप सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। घटाया, x से x कट गया, 2y से 2y कट गया, 0 आ गया, 5 में से 7 गया, माइनस 2 आ गया। यहाँ हमें एक नई बात पता चली है कि 0 और माइनस 2 जिनको हम बराबर नहीं मान रहे थे एक्चुअली वो बराबर हैं। क्या ये हमने सही मान रहे थे, या हम पहले जो मान रहे थे वो सही था और अब जो आ रहा है वो गलत है? ये तो हमें एक राज की बात बता रहा है। ये तो हमें राज की बात ये बता रहा है कि 0 और माइनस 2 बराबर है।
सोचिए ये बात, क्या ये बात सही है कि 0 - 2 बराबर आता है? तो आप कहोगे सर ये बात गलत है। ये गलत है तो इसका मतलब है कि ये दोनों समीकरण ही गलत है, और दोनों समीकरण गलत है इसका मतलब इन समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता, इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं होगा। तो ये तरीके, ये 3 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है समीकरण में। अब बेटा जब ये 10th क्लास में आपने चीजें पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा है कि कब हल होता है कब नहीं होता, ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। जब इकलौता हल होता है, अगर आप सिर्फ दो चरों वाली समीकरण, दो चरों वाली दो समीकरण की बात करें तो बड़ा आसान तरीका था। a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ आपको अनुपात निकालने थे। सबसे पहली स्थिति जब अद्वितीय हल होते हैं, जब अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय हल कब होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2, नहीं a1 बटा a2, मतलब x का जो गुणांक है उनका अनुपात बराबर नहीं होता y के अनुपात बराबर नहीं होता अचर पदों का अनुपात। तब इसका मतलब होता है कि इस समीकरण से जो हल आने वाले हैं वो इकलौते आने वाले हैं। दूसरा होता है अनंत हल। अनंत हल बेटा तब होते हैं जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। जब तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं तो समझ जाइए कि अब इस समस्या के अनंत हल होने वाले हैं। कोई हल ना हो तो कोई हल नहीं होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, a1 ए का अनुपात बी का अनुपात बराबर है, लेकिन जो सी का अनुपात है बेटा वो अलग है, वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं समीकरण को बिना हल किए। बिना हल किए आप इन तरीकों से पता कर सकते हैं कि इसका कोई हल आएगा या नहीं आएगा, या अनंत हल आएंगे। लेकिन लेकिन हमारी समस्या यहाँ थोड़ी सी बड़ी है। क्या समीकरण सिर्फ दो ही होते हैं? तो जवाब है नहीं सर, समीकरण तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर तीन हुए तो आप क्या करेंगे, तब ये अनुपात कैसे लिखे जाएंगे? a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, तो ये तीन समीकरण होंगे तो तीसरा और होगा, तीसरा और होगा, तो ये अनुपात वाला जो तरीका है ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है आपने जो 10th में पढ़ा था वो 10th के हिसाब से तो सही था। 10th में जो पढ़ा था वो 10th के हिसाब से सही था, क्योंकि 10th में दो ही समीकरण आते हैं और दो समीकरण के बारे में आपने पर्याप्त पढ़ लिया था। लेकिन 3 समीकरण, 4 समीकरण, 5 समीकरण, 10 समीकरण, n समीकरण अगर हो तो आप क्या करेंगे? तब आप कैसे पता करेंगे कि अद्वितीय हल है या अनंत हल है या इसका कोई हल नहीं है? अब हम यही पढ़ने वाले हैं। अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हम ये बात पढ़ने वाले हैं कि भाई जब समीकरण की संख्या n हो, कितनी हो? n हो। n का मतलब 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, डैश भी, 1000 भी, 10,000 भी, 50,000 भी, कितनी भी समीकरण हो हमें कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अब जो हम तरीका बनाने वाले हैं या जो बताने वाले हैं वो चाहे जितने समीकरण हो वो समीकरण पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा ही काम करेगा। ये हमारे इस प्रश्नावली का जो आगे पढ़ने वाले हैं इसका लक्ष्य रहेगा कि ए एक्स बराबर बी। इसलिए हमने ये नहीं बताया कि हमने लिखा ए एक्स बराबर बी, हमने नहीं लिखा 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी हो, कितनी भी समीकरण क्यों ना, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बजाय हमारा तरीका हमेशा ही काम करे, हमेशा ही हमें बताए कि अद्वितीय हल है, अनंत हल है या कोई हल संभव नहीं है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसे हल करके बताएंगे तो नहीं, हल करके नहीं, बिना हल किए ही हम बताएंगे कि अद्वितीय हल है। क्योंकि बिना हल किए अगर हमने बता दिया कि अद्वितीय हल है तब तो हल निकालने का फायदा है। सपोज कीजिए कोई हल था ही नहीं, उस समीकरण का कोई हल था ही नहीं और हम हल निकालने में ढूंढने में लग रहे हैं, जब है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? तो इसलिए पहले जो है, पहला काम आपको यही करना है ना। डॉक्टर जो होता है पहले वो टेस्ट करवाता है, जांचें करवाता है। जांचें करवाने में वो देखता है कि भाई इसके पेट में कोई पथरी है तो नहीं है, किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है ना। वो पहले एक्सरे करवाता है या सोनोग्राफी कराता है, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, या सीटी स्कैन करवाता है। ये चीजें वो पहले करवाता है कि देखता है कि वो चीजें है या नहीं है। उसके बाद अगर ऐसा आया था तो वो सर्जरी करता है, या फिर ये काम करते हैं कि पहले सर्जरी कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो उसमें स्टोन था या नहीं था, पथरी थी या नहीं थी। नहीं होता ना ऐसे। तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है टेस्ट, जांच करना। जांच में अगर पाया गया, नहीं पाया गया, तो उसके बाद में हम हमारा सेकंड एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट क्या है, ये पता करना कि समीकरण का इकलौता हल है या अनंत हल है या कोई हल नहीं है। ये टेस्ट हमें बता देगा। अभी जो पढ़ने वाले आगे वो टेस्ट होंगे। और फिर
अगर अद्वितीय हल है या अनंत हल है तो फिर हम अगला एक्शन लेंगे। एक्शन मतलब उनको हल करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आ जाते हैं भाई, चाहे इकलौते हल हो चाहे अनंत हल हो, हल तो है, इकलौते हैं चाहे अनंत हल है। तीसरी स्थिति में कह रहा है हल ही नहीं है। तो ये जो दो स्थिति है, तो आपको इसको दोनों स्थिति को बंद करके एक लाइन में आप ऐसे डाल सकते हैं, हल है चाहे एक हो चाहे अनंत हो, हल तो है ना। इस स्थिति में कोई हल नहीं। तो जब समीकरण निकाय का हल होता है, चाहे अनंत हो चाहे इकलौता हो, तो कहते हैं वो संगत है। संगत निकाय। संगत निकाय कब कहलाता है बेटा? जब उसका कोई ना कोई हल होता है। जब हल होता है तो वो कहलाता है संगत निकाय, और जब हल नहीं होता तो वो कहलाता है असंगत निकाय। असंगत निकाय, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। बेटा इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट कि भाई ये कंसिस्टेंट है, संगत है, और ये असंगत है। तो अभी हम ये जो बेसिक बात है ये हमने सीखी। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम किससे डील करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ax बराबर b टाइप के समीकरण हल करने वाले हैं जिसमें b जीरो नहीं होगा, और हम देखेंगे कि इकलौते हल, अनंत हल या कोई हल नहीं कैसे पता किए जाए। 2x2 का एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया, और 10th से जुड़ी हुई कुछ बातें याद दिलाई कि उसमें आपने ऐसा किया था, लेकिन आपको समझाया कि जो 10th वाला तरीका था वो अब काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब आपके पास समीकरणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, इसलिए आपका ये तरीका काम नहीं करेगा। तो अब आपको एक नया तरीका चाहिए, एक एडवांस तरीका चाहिए जो सभी प्रकार की चीज़ों पे काम करे, और वो आपको टेस्ट करके बता दे कि आपकी जो समीकरण निकाय है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है आपका, क्या वो हल होगा या नहीं होगा, संगत होगा या असंगत होगा, और संगत होगा तो उसमें भी वो इकलौता हल देगा या अनंत हल देगा। ये सारी बातें रहेंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले लेक्चर में हम मेथड और टेस्ट दोनों ही एक साथ पढ़ेंगे। शुक्रिया।